Bismillahirrahmanirrahim. Student, today we are going to start 5th lecture of our 13th chapter, and the article that we discuss today is electrical power. Electrical power of the battery is the rate at which work is done to maintain the steady current in a circuit. यानी कि हम लोग करंट को किसी भी सर्किट में फ़्लो करने के लिए जो काम करते हैं वो आपके पास क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल पावर कहलाता है। मैथमेटिकली हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर वो इक्वल होती है हमारे पास एनर्जी सप्लाइड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी कि P इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल टी। अगर आपको फर्स्ट ईयर में पावर की डेफिनेशन याद होगी तो वो भी हमारे पास फार्मूला यही था, रेट ऑफ डूइंग वर्क P इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल टी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास टर्म जो डेल डब्ल्यू है उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। मैकेनिक्स में जब हम लोग बात करते हैं तो मैकेनिक्स में हमारे पास जो वर्क होता है हम लोग करते हैं तो वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि जितनी आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही वर्क होगा। लेकिन जहाँ पे हम लोग चार्जेस की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेंगे, वहाँ W जो है वो हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा V इंटू डेल क्यू। डेल क्यू हमारे पास चार्ज है और V पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि चार्ज को मूव करने के लिए हम जितना काम करें वो पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई की जाएगी तब चार्ज डेल क्यू मूव करेगा और उस दौरान हमारे पास क्या होगा? वर्क W होगा। अब P इज इक्वल टू हमारे पास क्या था? डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल टी। अब हम ऐसा करेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में, यानी कि जो हमारे पास पावर वाली इक्वेशन थी P इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल टी, इस इक्वेशन में हम लोग डेल डब्ल्यू वाली टर्म जो है वो ऐड कर देंगे। जब हमने ऐड की तो P इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा V इंटू डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल टी। अब जो टर्म्स हमारे पास डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल टी है ये एक्चुअली क्या है? ये हमारे पास करंट है। तो अगर हम यहाँ पर डेल क्यू और डेल टी की जगह हम करंट की वैल्यू लगा दें तो P इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वी आई। ठीक है, ये हमारे पास पावर डिसिपेशन की इक्वेशन है। अब पावर डिसिपेशन हमारे पास P इज इक्वल टू वी आई आ गया। ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। तो अगर हम यहाँ पे V की जगह आई आर लगा दें तो एक और सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये भी हमारे पास पावर डिसिपेशन फाइंड आउट करने की इक्वेशन है। अब अगर तो आपके पास वोल्टेज और करंट की वैल्यू दी होगी तो आप इस वाली इक्वेशन में अपनी वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने से आप लोग पावर डिसिपेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी तो आप इक्वेशन नंबर 3 में अपनी वैल्यू पुट करके अपनी पावर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और फोर्थ इक्वेशन है इसके लिए, अगर आप ओहम्स लॉ से ही यहाँ से आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, अगेन आई इज इक्वल टू वी ओवर आर आएगा और इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें तो आपके पास पावर की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो ये हमारे पास पावर डिसिपेशन फाइंड आउट करने के कुछ फार्मूलाज हैं जिसके ज़रिए आप लोग पावर डिसिपेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन पावर है तो उसकी यूनिट आपके पास क्या होगी? वॉट होगी। तो अगर आप डिफाइन करना चाहें वॉट को तो हम कहेंगे पावर इज सेड टू बी 1 वॉट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वॉट इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर एंड करंट फ्लो इज़ 1 एम्पेयर। यानी कि जब आप किसी भी कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे 1 वोल्ट का और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से 1 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा, देन पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। जो सेकंड इस टाइम जो टॉपिक है जिसको हमें डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम लोग ईएमएफ भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास क्या है कि चार्ज को मूव करवाने के लिए द एनर्जी सप्लाई टू अ यूनिट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इनसाइड द सोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि ये बैटरी के अंदर के जो हमारे पास काम है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं द एनर्जी सप्लाई टू द यूनिट चार्ज बाय द सोर्स। यानी कि हम लोग बैटरी के अंदर जो भी हमारे पास सोर्स है, यानी कि अगर सपोज हम सेल को कंसीडर कर लेते हैं, उसके अंदर केमिकल होता है तो वो केमिकल जो एनर्जी सप्लाई करता है यूनिट चार्ज को तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा। इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? एनर्जी सप्लाई डिवाइडेड बाय चार्ज।
मैथमेटिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे E इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू डिवाइड बाय डेल क्यू से। तो डेल डब्ल्यू आ जाएगा कि हमारे पास जो वर्क करेंगे हम लोग, जो एनर्जी सप्लाई करेंगे, किसको करेंगे, डेल क्यू चार्ज को। एक और हमारे पास टर्म है जिसको हम डिफ़ाइन करेंगे बैटरी के अंदर ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिस्कस करते हुए, वो हमारे पास है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस विच इज़ प्रेजेंट विद इन द बैटरी दैट रेजिस्ट द करंट फ्लो व्हेन कनेक्टेड टू अ सर्किट, यानी कि जो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी सेल की। अब सेल में आपको पता है कि क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं और इलेक्ट्रोड भी होते हैं। इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट जो उसके अंदर सोल्यूशन प्रेजेंट होता है। अब जैसे ही वो चार्जेस या आयन उसके अंदर मूव करेंगे तो वो उसको क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा उनके फ़्लो को। तो वो जो इंटरनली रेजिस्टेंस सेल के अंदर प्रेजेंट होगी, इस सेल के अंदर रेजिस्टेंस की जो बात करें, वो आपके पास क्या कहलाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कहलाएगी। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल to the flow of ion is called the electrical resistance, internal resistance of the cell। इसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्मॉल आर जो हमारे पास है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की आ जाती है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट इज़ कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जब अभी आपने सेल को सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं किया, तो आप सेल के दोनों साइडों पे वोल्ट मीटर लगा के जो उस टाइम उसकी ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब अगर हम लोगों ने रिलेशन फाइंड आउट करना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और हमारे पास किसके दरमियान, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के दरमियान, तो हम लोग जो इक्वेशन पीछे हमने ड्राइव की थी, तो वहाँ से हम लोग इक्वेशन पहले ड्राइव करेंगे। अब लास्ट जो डायग्राम हमने डिस्कस की थी, जहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ था, तो उस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट फाइंड आउट करेंगे तो वो E इज इक्वल टू आई आर, यानी कि इस इक्वेशन में आप लोग ये आई आर को, आर प्लस स्मॉल आर को मल्टीप्लाई कर दें आई के साथ, तो E इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा। यहाँ से हम लोग अगर आई की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आई इज इक्वल टू आपके पास E डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर आ जाएगा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास आई आर प्लस आई एंड स्मॉल आर। अब जो टर्म आई आर है, ये हमारे पास क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब एक स्पेशल केस है हमारे पास, अगर हम कंसीडर करें कि ये जो स्मॉल आर है, जो इक्वेशन नंबर 2 में, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, हमने स्मॉल आर को क्या कहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और कैपिटल आर हमारे पास क्या है, जो रेजिस्टेंस आप सर्किट के साथ कनेक्ट करोगे उसको आप कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करोगे। हम कहते हैं सेल बहुत आइडियल है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, तो इक्वेशन सेकंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे पास आर 0 होगा, तो हमारे पास E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी टी के इक्वल आ जाएगा, या फिर वी टी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, E के इक्वल आ जाएगा। यानी कि हमारे पास EMF जो थी वो किसके इक्वल आ जाएगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ जाएगी। ये एक आइडियल केस है, यानी कि जितनी EMF सेल की है वो सारी की सारी किसको, सर्किट को सप्लाई कर देता है। ठीक है, ये तो हमारे पास था टर्म। लेकिन अगर वैसे आप लोग बात करेंगे तो हमेशा हमारे पास क्या होगा, EMF ऑफ द सेल जो है वो हमारे पास लेस देन होगी फैक्टर किसके, VT के उसकी कुछ एनर्जी उसकी इंटरनल जो हमारे पास रेजिस्टेंस है उसको फेस करते हुए वेस्ट हो जाएगी। अब जो हमने आर्टिकल डिस्कस करना है, अब हमने EMF भी पढ़ लिया और पोटेंशियल डिफरेंस का आर्टिकल भी पढ़ लिया है, तो हमने इन दोनों का कंपैरिजन करना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। अब EMF जो है वो क्या है, इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ट्रांस फ्रॉम द सेल। यानी कि अभी हमने सेल के को किसी सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं किया, उस टाइम जो उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा टू इलेक्ट्रोड्स के दरमियान, वो आपके पास क्या कहलाएगा, EMF कहलाएगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट इन अ क्लोज सर्किट, यानी कि आपने काम करना शुरू कर दिया है, आप जो करंट सेल था उसको आपने किसी सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया है, अब करंट फ्लो करना शुरू कर गया। अब आपने सर्किट में किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान आप वोल्ट मीटर लेके उसकी वायर्स को कनेक्ट करोगे,
उन दो पॉइंट्स के दरमियान, तो वो आपको उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। ईएमएफ हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, क्योंकि ईएमएफ क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी है किसकी, सेल की। तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, यानी कि इलेक्ट्रोलोड जो है वो कौन से मटेरियल के बने हुए हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या है, सोल्यूशन कौन सा है हमारे पास, तो ये उन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ये एक्सटर्नल सर्किट पे क्या हो रहा है ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जबकि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट। ये डिपेंड करेगा कि आप जो जिस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं उस पॉइंट के साथ जो आपने रेजिस्टेंस जोड़ी हुई है वो कितनी है। अगर आप हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली करंट उसमें कम फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी कम आएगा। अगर लो कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट रिजल्ट आएगा। द टर्म EMF इज़ यूज ओनली फॉर द सोर्स ऑफ EMF, यानी कि आप सेल वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसी भी सर्किट के दो पॉइंट्स के दरमियान आप जब चाहें फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास EMF जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर होती है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन अ सर्किट, के किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हो सर्किट में, तो EMF जो होगी सेल की उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पोटेंशियल डिफरेंस के, क्योंकि सोर्स हमारे पास क्या है, सेल है। सेल के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद फ़र्ज़ करें आपके पास 3 वोल्ट का सेल है, तो वो सर्किट के अंदर 3 वोल्ट रेजिस्टेंस तो करंट जो है वो फ्लो करेगा। लेकिन सर्किट की अगर अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कनेक्ट है वो ज़्यादा है, वायर्स जो यूज़ हो रही हैं उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो करंट टोटल उतना फ्लो नहीं करेगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी रेजिस्टेंस के इफेक्ट की वजह से। However, potential difference greater than the EMF when the cell is being charged. लेकिन अगर हम उल्टा काम करें, बजाय के सेल से एनर्जी लेने के उसको सेल को एनर्जी प्रोवाइड करें, जैसे कि आजकल चार्जिंग वाले हमारे पास सेल यूज़ हो रहे हैं, डिफरेंट जो हमारे पास इक्विपमेंट है उनमें चार्जिंग सेल यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम सेल को एनर्जी दे रहे होते हैं, ठीक है, बजाय कि उससे एनर्जी लेने के हम उसको क्या कर रहे होते हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे होते हैं। उस सूरत में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अदरवाइज जब भी आप सेल से एनर्जी सर्किट को सप्लाई करेंगे तो EMF हाई होगी और पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। लास्ट आर्टिकल जो हमने आज डिस्कस करना है वो हमारे पास है मैक्सिमम पावर आउटपुट, यानी कि एक सेल को यूज़ करते हुए हम कितनी मैक्सिमम पावर जो है वो सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपके पास राइट में जो डायग्राम नज़र आ रही है इसमें आपको दो पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे, एक ये वाला पार्ट्स है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, वोल्ट मीटर को डायरेक्ट बैटरी के साथ या सेल के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है। ये देखें यहाँ पे अभी ये किसी सर्किट के अंदर किसी भी करंट को सप्लाई नहीं कर रहा। तो ये पहला जो है ये हमारे पास EMF ऑफ द सेल मेजर करने का तरीका है। यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये हमें क्या बताएगा, EMF ऑफ द सेल बताएगा। लेकिन जब हम किसी दो पॉइंट्स के दरमियान यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास सर्किट का क्या है। अब इक्वेशन जो हमने पावर डेसिपेशन के लिए जो यूज़ की थी वो इक्वेशन नंबर 1 थी, P इज इक्वल टू VI। इसमें हमने ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V की वैल्यू IR पुट की थी, तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R आ गया था। फिर हमने जो I की वैल्यू थी वो एज I इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, E/T था। तो ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में जब पुट की तो हमारे पास P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E डिवाइडेड बाई R प्लस स्मॉल r उसका होल का स्क्वायर एंड R। तो ये हमारे पास वैल्यू इसके पास आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमारे पास E स्क्वायर R आ जाएगा और कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर आ जाएगा। हमने मैथमेटिकल जो थे फार्मूला उसको यूज़ किया, आपके पास E स्क्वायर R स्क्वायर और R स्क्वायर प्लस जो था कैपिटल R स्क्वायर जो हम लोग A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का जो फार्मूला यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 2R की। अब हमने इसमें प्लस 2R और माइनस 2R ऐड किया तो ये प्लस 2R और ये हमारे पास प्लस 2R 4R के इक्वल हो जाएगा और ये हमारे पास अगेन R माइनस R का क्या होगा, होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास आगे वैल्यूज़ इधर। अब अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि सर्किट में हमारे पास जो कैपिटल R है यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा कि इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी आपस में, R इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा और ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जो टर्म बचेगी हमारे पास वो क्या होगी, E के डिवाइडेड बाय 4R।
तो ये जो वैल्यू है, ये हमारे पास मैक्सिमम पावर जो हम डिलीवर कर सकते हैं लोड को, यानी कि जिस सर्किट के साथ हमारे पास ये सेल यूज़ हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, ये वो पावर है। तो मैक्सिमम पावर जो डिलीवर कर सकते हैं वो हमारे पास क्या है, P = E² डिवाइडेड बाय 4R। तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडे लेक्चर। थैंक्स बच्चा।